बैक टू माय चैनल स्काई वॉरियर्स। आज देखने वाले हैं कि यदि आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा जो आने वाली है, अभी फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा होंगी उसमें अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट 8 से 10 पॉइंट कवर किए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो निश्चित ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अप्रोक्स 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। देखिए, यदि टॉपर वाली बात आती है तो टॉपर्स आप खुद की स्टडी से बन सकते हैं, कोई आपको टॉपर बना नहीं सकता है। तो देखिए, मैं 10 पॉइंट कवर करूंगा, देखिए गौर से। ये शानदार, बहुत बहुत ही अच्छा लेक्चर रहने वाला है। तो आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिया मैंने कि एक सही सारणी बनाए। सही सारणी बनाए मतलब एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए पढ़ने के लिए। यदि आप कुछ नहीं करते, केवल पढ़ाई करते हैं, तो आपका एक सही टाइम टेबल होना चाहिए। हर विषय को पर्याप्त समय देना है। मान लो आप क्लास 12th में है, अगर क्लास 12th में, मैं 10th वालों के लिए बता रहा हूँ और क्लास 12th वालों के लिए बता रहा हूँ। 10th में है तो 10th में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, 10th में एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप क्या करते हैं कि फिजिक्स जो साइंस होती है और आपका इंग्लिश होता है और मैथ, इनको तो आप समय दे देते हैं, लेकिन इनको समय देने से कुछ नहीं होता है भाई। सबको, हर सब्जेक्ट, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को पूरा समय देना पड़ता है। उसमें आपका एक सब्जेक्ट एसएसटी आ जाता है, जैसे सोशल साइंस कहते हैं, और एक सब्जेक्ट आ जाता है ड्राइंग। कौन सा आ जाता है? ड्राइंग आ जाता है। तो उसको भी उतना ही समय देना है। और एक आपका हिंदी आ जाता है। तो सबको बराबर समय देंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब क्लास 12th वालों के लिए बात कर लेता हूँ। क्लास 12th में है वो क्या करें? क्लास 12th वालों के लिए सिंपल सा फंडा है। उनके होते हैं 5 सब्जेक्ट। यदि साइंस किससे है? मैथ से, पीसीबी से है। एक एक होता है पीसीबी, मतलब अगर आप बायो ले रखे हैं, एक होता है पीसीएम। दोनों में अंतर ज्यादा कुछ होता नहीं है, केवल इसमें क्या होता है कि इन तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में प्रैक्टिकल मिल जाता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री में केवल प्रैक्टिकल मिलता है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं मिलता। मैथ का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है। 100 में ही आपको जितना स्कोर आप कर सकते हैं लाना होता है। तो मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होती है, 3 चीजें हैं जैसे। और जो बायो वाला है उसके लिए मैथ होता है, नहीं सॉरी, उसके लिए बायो होती है, फिजिक्स होती है और केमिस्ट्री होती है। उसके लिए भी सेम रहेगा ये। तो सबसे पहले मैथ को आपको 2 घंटे देने हैं, फिजिक्स को 2 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को 2 घंटे देने हैं। ये 2 घंटे कब देने हैं? जब आप मान लो, अब 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक होता है जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ऑफलाइन पढ़ता है। एक स्टूडेंट क्या होता है? ऑनलाइन पढ़ता है। ऑफलाइन जो पढ़ता है उसको क्या, अब मान लो उसने थ्री थ्री सब्जेक्ट्स की कोचिंग लगवा रखी है। मान लो इतना तो ज्यादा जनरली कोई लगवाता ही है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हो गया। ये मतलब ये 3-4 सब्जेक्ट की कोचिंग लगवाते हैं लोग। तो उनको 3 घंटे उधर चाहिए तो 3 घंटे उधर कर लेंगे। इसके बाद जो समय बचता है उनके पास, तो इनके लिए हम 2-2 घंटे क्या चाहिए? रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। इनके क्वेश्चन भी लगाने होते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने, फिजिक्स में मैथ में सवाल लगाने होते हैं और केमिस्ट्री में भी रिवीजन करना होता है। तो इधर से कर सकते हैं। बाकी आपका रहा दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी को आप 1.5-1.5 घंटे दे सकते हैं, लेकिन पूरे साल पढ़ना है। ये नहीं कि लास्ट के एक मंथ पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो पूरे साल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से फायदा होगा। तो सबसे पहले पॉइंट लिया मैंने, एक सही सारणी, समय सारणी बनानी है आपको। सही समय सारणी मतलब कुछ सब्जेक्ट पढ़ने का जो जो घंटा फिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा मत बना ले समय सारणी, सुबह मैं 4 बजे उठकर ये पढ़ूंगा, ये सब कुछ नहीं होता भाई। सब कहने की बात है, किसी से फॉलो नहीं हो पाता, टॉपर भी फॉलो नहीं कर पाते। तो इसमें आपको बस एक समय सीमा देनी है कि मैं मैथ कितने घंटे पढ़ूंगा? 2 घंटे पढ़ूंगा। फिजिक्स कितने घंटे पढ़ूंगा? 2 घंटे पढ़ूंगा। बस ये एक समय सारणी होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप क्या करोगे? अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे केमिस्ट्री में 2 घंटे पढ़ूंगा, तो ये बस आपके पास ये एक समय सारणी, मतलब एक फिक्स समय होना चाहिए कि मुझे इतने इतने सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। इसके बाद आ जाता है हर विषय को पर्याप्त समय देना, तो दे दिया आपने। इसके बाद कठिन विषयों को सुबह याद, उस समय बेहतर पढ़े। मान लो आपको फिजिक्स कठिन लगती है, यदि फिजिक्स कठिन लगती है तो आपको क्या करना है? उस सब्जेक्ट को सुबह पढ़ना है। सुबह सुबह सबसे पहले बात, सुबह जल्दी उठना। आप कम से कम 5 बजे तो आप उठ ही जाओ, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तो 5 बजे से तो आपको उठ ही जाना है सुबह। 5 बजे उठ के ही पढ़ना है। और छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना है बीच में। मान लो आपने आधा घंटा पढ़ लिया, 30 मिनट। 30 मिनट के बाद क्या होता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होगी। सुबह सुबह टाइम तो बहुत एनर्जेटिक रहेगी। आप 2 घंटे भी लगातार पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं, ताकि मन लगता रहे। मतलब आप फ्रेशर बच्चे हैं, मान लो अभी स्टार्ट किया, क्या करते हैं लोग, 4 मंथ तो ऐसे ही निकाल देते हैं, कहीं यहाँ कोचिंग पढ़ेंगे, वहां कोचिंग पढ़ेंगे।
ऐसे अलग अलग संस्था में जाके 4-5 मंथ ऐसे बर्बाद कर देती है। जब 5-6 मंथ बचते हैं उनके पेपर के, फिर वो सीरियस होते हैं, फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। तो ऐसे ही करना है आपको। सुबह कठिन सब्जेक्टों को जो आपको कठिन लगता हो, किसी को फिजिक्स कठिन लगती है, किसी को मैथ कठिन लगती है, किसी को केमिस्ट्री, तो अपने हिसाब से देख लेना जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है उसको पहले लेना है। फिर दूसरा पॉइंट लिया है एनसीईआरटी बुक्स को प्राथमिकता दे, मतलब एनसीईआरटी किताबें जो हैं उनको प्राथमिकता देनी है, मतलब उन्हीं को पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं अधिकतर एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज से इतना क्वेश्चन नहीं आता जितना एग्जाम्पल से आता है। तो उदाहरणों, एग्जाम्पल्स और अभ्यास प्रश्नों, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हल करना है, ना भूलें। मतलब उनको तो हल करना ही है, बाकी जो आप एडिशनल कर सकते हो, कोई भी एडिशनल बुक लगा रहे हो, मान लो फिजिक्स में लगा सकते हो। फिजिक्स में एक बुक है अब आपकी कुमार मित्तल रहती है, उसको भी लगा सकते हो। एक नवीन प्रकाशन की रहती, नवीन प्रकाशन ये कुमार मित्तल की बुक है। बाकी आप अलग अलग लेखक की वो क्या कर सकते हैं, बुक लगा सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी, मतलब कितना तैयारी में है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो करना ही करना है, इसके अलावा जो आप कर सकते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में आ जाता है नोट्स बनाए। आपने मान लो क्या किया कि कोई भी लेक्चर लिया, मान लो लेक्चर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद क्या करना है, उसकी नोट्स बनानी। जब नोट्स बना लोगे, नोट्स से आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। नोट्स में क्या है, छोटे छोटे बिंदुओं को खुद से बनाएं, मतलब नोट्स में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, तो उनको नोट पॉइंट करके लिखें। नोट पॉइंट करके ले, छोटे छोटे बिंदुओं को में खुद से नोट्स बनाए। मतलब सबसे पहली बात क्या है कि किसी की कहीं से नोट्स मिल गई और तुमने डाउनलोड कर लिया, उधर से पढ़ रहे, ऐसा नहीं होता भाई। खुद के नोट्स सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। तो खुद के नोट्स बनाने, किससे बनाने, अपने अपने नोट्स बनाने। अपने नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर इसके बाद इससे रिवीजन में मदद मिलेगी। रिवीजन में क्या है कि रोज सुबह रिवीजन करना है, या जिस समय आप रिवीजन करना चाहें रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिवीजन करना है और अच्छे से रिवीजन करना है। रोज कम से कम 15 मिनट तो रिवीजन करना ही है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट लिया, चौथा पॉइंट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। मान लो आपका फिजिक्स में कोई टॉपिक है, मान लीजिए कुलॉम का लॉ, कुलॉम का लॉ है, तो इसको रटने पर फोकस ना करके, मान लो दो बिंदु आवे थे एक दूसरे से, समझे उसको कि मान लो कोई ये दो ऑब्जेक्ट हैं सामने, वो एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं तो यदि इन पर बल F1 Q1 का F1 लग रहा है, Q2 का F2 लग रहा है, तो ऐसे करके जो बल दिया था उसको निकाल सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो टीचर या दोस्तों से पूछें। सबसे बड़ी गलती यही होती है जो बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, यदि मान लो उसको कोई चैप्टर है, मैट्रिक्स चैप्टर में मान लो प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से क्या एक तरह से चिढ़ते हैं। मान लो कोई दूसरा होशियार उससे बच्चा है तो उससे पूछते नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अपने टीचर से या अपने दोस्तों से जो आपके साथ पढ़ते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पूछते रहना है, जिससे क्या है, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और जो उससे पूछेंगे उसका भी नॉलेज इंक्रीज होगा। चौथा पॉइंट मैंने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का था। पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट कह रहा है समय का सदुपयोग करें। सदुपयोग मतलब है सही यूज करें, सही दिशा में लगाएं समय को। ठीक है, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि से दूरी बनाएं। आजकल क्या चला है, ट्रेंड चला है रील्स का। रील्स ही स्क्रॉल करते रहते हो आप लोग दिन भर। तो रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गई, इन चीजों से दूर रहना है। क्या इन चीजों से दूर रहना है। आप स्टडी के लिए है तो आप एक यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हैं या किसी बैच को परचेज कर सकते हैं यदि ऑनलाइन पढ़ते हैं। यदि ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल से दूरी बना के रखें, लिमिटेड ही मोबाइल चलाएं। यदि आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसको देखना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे बहुत है, ज्यादा मोबाइल ना चलाएं। और ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करें। किसमें, पढ़ाई, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, केंद्रित करना है ध्यान को। मतलब ठीक ठाक पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि बस हवाबाजी चल रही है और पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। मान लो पढ़ने बैठे पता चले 1 घंटे ऑनलाइन क्लास में किसी का नोटिफिकेशन आ गया तो वहां जा खोल के इंस्टाग्राम में बातचीत कर रहे हैं, पता चले, ये सब नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लिया मैंने छठवां, पुराने प्रश्न पत्र हल करें। यानी क्या होता है कि लास्ट कुछ ईयर्स के, मान लो 6-7 ईयर्स के आपने प्रीवियस ईयर हल कर लिए, तो प्रीवियस ईयर को क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे पेपर पैटर्न पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, कितने 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने
चार चार नंबर के आते हैं, कितने छह छह नंबर के आते हैं और कितने आठ आठ नंबर के आते हैं। जैसे आपको क्या करेगा, एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, जिसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाओगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी होती है। क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए आपको, कि मतलब आपको जैसे 2 घंटे मैथ पढ़ लिया आपने, तो ये नहीं पता चले कि वो 2 घंटे आपने पढ़ा उसी में मैथ ही पढ़ते रह गए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने जैसे 1 घंटा फिजिक्स पढ़ ली, 1 घंटा मैथ पढ़ ली, एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठ जाना, मतलब एक ही सब्जेक्ट को मान लो मैथ ही को लेकर बैठ गए, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, समय से अपना क्लासेस लेनी है, समय समय पे अपना रिविजन करते रहना है। और अब जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल से आते हो तो स्कूल से में पता चले कि कुछ रिक्शे वगैरह से जाते हैं, कुछ लोग क्या आते हैं गाँव में रहते हैं तो क्या रिक्शे से आते हैं, तो उनको क्या होता है, अब रिक्शे का ही वेट कर रहे हैं 5 बजे तक, चलो 2 घंटे ऐसे ही बर्बाद जा रहे हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। फिर सातवां पॉइंट मैंने लिया है, सातवां पॉइंट लिया आपके लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मतलब जब आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट लिए जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले नियमित नींद लें, 6 से 7 घंटे लें। अब मैं आजकल क्या देखता हूँ, लोग 8 8 घंटे 9 9 घंटे सो रहे हैं। भाई इतना ज्यादा सोना नहीं होता है कोई, मतलब विद्यार्थी जीवन है, 6 से 7 घंटे बहुत होता है सोने के लिए। थोड़ा व्यायाम करें, मतलब सुबह टाइम आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बाकी जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका तनाव कम रहेगा, मतलब गर्मी शरीर की कम बढ़ेगी। अब क्या करते हैं, अब पढ़े हैं, पता चले सुबह उठ के मुंह धुला नहीं और पढ़ने के लिए बैठ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा व्यायाम करेंगे जिससे क्या होगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आठवां पॉइंट लिया मैंने, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। सबसे पहले मान लो किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ा, किसी भी चैप्टर को, मान लो आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस चैप्टर को पढ़ लिया तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, जिससे आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। इससे आप ही आपकी तैयारी का आकलन भी हो सकता है, मतलब हो सकेगा, और गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि मतलब मॉक टेस्ट लगाने लगते तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और नौवां पॉइंट मैंने लिया, आत्मविश्वास रखें। सबसे मेन बात ये, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। खुद पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोचें, कोई निगेटिव ना सोचे कि यार मैं तो बहुत कठिन होती है, ये अफवाहें में न पड़े और अपने आप पर भरोसा रखें। आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, परीक्षा से डरे नहीं। नियमित अभ्यास सबसे बड़ी तैयारी है। मतलब क्या करना है, परीक्षा से डरे नहीं। मान लो आपका आज टेस्ट होना है, मान लो ऑनलाइन टेस्ट है, अब उससे बच्चे डरने, मैंने तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, मैं तो टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। अरे डोंट एफरेड ऑफ द एग्जाम, रेगुलर प्रैक्टिस द बेस्ट प्रिपरेशन। फिर 10वां पॉइंट लिया मैंने, प्रैक्टिकल की को गंभीरता से ले, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है आपके इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, 30 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है दोनों में। तो इसको गंभीरता से लेना है आपको, जिससे क्या ठीक रहेगा आपको। प्रैक्टिकल के अंग रिजल्ट में शामिल होते हैं तो इसको गंभीरता से लेना है। इसके बाद में फाइल्स और रिपोर्ट्स तैयार करनी है। ये बात की बात है, जब क्या होता है आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है, इसके पहले आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसको याद रखें। तो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको सीरियस रहना है। तो आज आज का वीडियो इसी जानकारी पर निर्धारित था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी जय हिंद।